देश के वर्तमान राजनीतिक हालात कैसे हैं, क्या परिस्थितियां हैं और पुरानी राजनीति और अब की राजनीति में कितना मूलभूत अंतर आया है। क्या समाजवाद और जो शुचिता की राजनीति थी वो अब वर्तमान में है या नहीं। इन तमाम विषयों को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी से पूर्व सांसद, विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा जी से। 80 के दशक में वो सांसद थे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं, क्योंकि आज जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं उससे लगता है कि वो दौर ज़्यादा बेहतर था। आज पूंजीवाद हावी हो गया, तरह तरह की चीज़ें हैं। आप उस दौर को बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सुचिता की राजनीति का दौर था। हमने इंदिरा जी का ज़माना देखा है, राजीव जी के नेतृत्व में काम किया है, अटल जी का संसद में परफॉर्मेंस देखा है, उनके भाषण सुने हैं, और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने देश के तब भी उनकी कार्यशैली देखी है। और फिर उसके पहले नरसिम्हा राव जी बने तब उन्होंने अटल जी का कितना मान सम्मान किया। किस तरह राजीव गांधी जी ने अटल जी को मान सम्मान देते थे, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय कद के नेता थे और विपक्ष को हमेशा सम्मान दिया। लोकतंत्र में जितनी महत्व चुनी हुई सरकार का होता है उतना ही महत्व विपक्षी पार्टी का होता है, विपक्षी दल के नेता का होता है। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद के इन 70 वर्षों में इस मर्यादा को बना के रखा है, देश के संविधान का पालन किया है, और हमेशा यदि हम पक्ष में रहे हों तो विपक्ष का आदर किया है, यदि विपक्ष में रहे हैं तो हमने जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। वही हमारी प्राथमिकता रही है। आज तो हम देख रहे हैं लगातार गिरावट हो रही है, बोलने में गिरावट है, सरकार में गिरावट है। सरकार के नेताओं तो ये समझाने में पीछे नहीं रहते कि जो कुछ हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है भारतवर्ष में, इसके पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। विदेशों में जाके कहते हैं कि हमें तो भारतीय होने कहने में शर्म लगती थी, 14 के बाद गौरव महसूस करते हैं। देश का अपमान करना, देश की जनता का अपमान करना, देश की सबसे बड़ी स्वतंत्रता की पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का अपमान करना आज के नेताओं की, भाजपा के नेताओं की फितरत बन गई है। उससे लगातार गिरावट जारी है। आप जिस दौर में सांसद हुए, ये कहा जाता है कि संगठन में उस समय भी आप लगातार काम कर रहे थे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम बड़े फैसले, सब कुछ आपने मध्य प्रदेश का वो परिदृश्य देखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो अमूमन होता है नेता में कि इतने बड़े नेता के खिलाफ लड़ना है, सीट बदल दूं, तमाम परिस्थितियाँ, उस टाइम फ्रेम को बताइए। और ये घटनाक्रम कैसे हुआ? 2 बार आप सांसद रहे, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को आपने, जो बाद में रहे राघव जी, उनको हराया था, तो उस समय कैसे ये समीकरण बना कि आपकी सीट पे वो आए और फिर चुनाव कैसा हुआ? देखिए, 1984 में हम रिकॉर्ड बहुमत से जीते और भाजपा और आरएसएस के प्रतिष्ठित नेता को हराया, जो वित्त मंत्री भी रहे आगे चल के। और विदिशा एक भाजपा का गढ़ माना जाता था, पर इंदिरा जी ने, क्योंकि मेरा कार्यकाल मध्य प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखा था, उनका वरद हस्त मेरे ऊपर था, उनके लिए संघर्ष हमने किया, तो उनने 80 में सीधा आदेश दिया कि जाओ, तुमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हम कहा ठीक है, हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पर एक हमारी भी प्रार्थना है, निवेदन है कि आपको विदिशा लोकसभा में अपनी बैठक, एक आम सभा करनी पड़ेगी, और फिर मैं कह सकता हूँ मैं जीत के आऊँगा। इंदिरा जी ने तुरंत धवन को बुलाया, कहा कि जब मध्य प्रदेश का टूर बने तो उसमें विदिशा जोड़ लेना, और उनकी ऐसी ऐतिहासिक आम सभा हुई। 1 लाख से लोग ज़्यादा उपस्थित थे, जो अपने बलबूते पे आए थे, कोई सरकारी संसाधन हमने नहीं लगाए थे। बस उस दिन संकेत लग गया था कि इस क्षेत्र में बदलाव है और कांग्रेस इस बार जीतेगी। इंदिरा जी के प्रति विश्वास है लोगों का। इसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, वो इंदिरा जी की शहादत का चुनाव था। राजीव गांधी का नया नेतृत्व उदय हुआ, उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा काम करने का, विभिन्न संस्थाओं में, डिफेंस कमेटी में, एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस में, पर्यावरण में, और भी अच्छे महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का मौका मिला। और प्रधानमंत्री के साथ दौरा करने का मौका मिलता था, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। पर जब 90-91 का चुनाव आया तो बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में कोई प्रत्याशी नहीं था, और हारे हुए प्रत्याशी को लड़ाना नहीं चाहते थे, राघव जी को या अन्य मध्य प्रदेश के नेता को। तो जैसे तैसे करके उनने कैलकुलेशन करा होगा, तो
अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने विदिशा और लखनऊ से लड़ाया। अब हमें तो मालूम नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, पर्चा दूसरे ने भर दिया था राघव जी ने, हम तो इनसे लड़ेंगे फिर हरा देंगे, और वो हमारे जीतने का टर्न था। पर जब हमने देखा, शायद उनके मध्यावधि चुनाव थे, मई 91 की बात है ये, तो जब हमें रात में एक दिन पहले राजीव गांधी जी के कार्यालय से राजीव जी का फ़ोन आया, उनके घर से कराओ जहाँ भी कराओ, कि आपके यहाँ कल अटल जी पर्चा भरेंगे, वहाँ आपको अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है या क्षेत्र बदलना है। ये राजीव आपके पास ये ऑप्शन रखा कि बदलना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये उनने खुद कहा, रात में 12 साढ़े 12 करीब हुआ होगा। फिर फौतेदार जी का फ़ोन आया, फिर मोतीलाल वोरा जी का फ़ोन आया उनके आने का। मैंने कहा मैंने यही काम किया है, 10 साल में यहीं से चुनाव लड़ूंगा, भाजपा जिसको भी लाना है लेकर आए, मेरे स्थान में मैं अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदलना चाहता। दूसरे दिन हमने और अटल जी ने एक साथ पर्चा भर दिया, हम पहले पर्चा भर दिए, अटल जी ने 2:45 बजे आकर पीछे के दरवाजे से चुपचाप पर्चा भरा। पर यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा कि एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिला। वो तो एक बहुत ही स्टेचर के, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, वो एक राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्र के राष्ट्रीयता, जो आज लोग बीजेपी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और देखने में राष्ट्रवाद कहीं नहीं मिलता है, उनके वचन में, उनके कर्म में, उनके व्यक्तित्व में राष्ट्रवाद था। ये हमने देखा। आज के समय तो वो है ही नहीं, बातें ही हो रही हैं, फर्जी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में फर्जी शब्द जोड़ दो आप। परंतु अटल जी के साथ बहुत ही ऊंचे कद के अच्छे व्यक्तित्व के थे, मुझे भी सीखने का मौका। हार गए हम चुनाव, कोई ज़्यादा वोटों से नहीं, 89 या 90,000 वोट से हारे थे। तो इतने कम वोटों से जब वो जीते, तो उनने मुझसे लोकसभा में कहा कि शर्मा मैं तुम्हारे उस विधान लोकसभा से इस्तीफा दे रहा हूँ, अब लड़ लेना तुम। मैंने कहा क्षेत्र तो आपने बिगाड़ दिया पंडित जी, अब मैं कहाँ से लड़ूंगा, अब कोई दूसरा आप ही का आदमी लड़वाओगे। कहले देखो मुझे पार्टी का आदेश था इसलिए मैं वहाँ गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया। ये उनके शब्द बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कहे थे। वो एक अच्छे, बहुत ही राष्ट्रीय भावना के उच्च दर्जे के थे। संसद का एक संस्मरण मुझे याद है, जब एक वोट से वो चुनाव हार गए थे, संसद के अंदर बहुमत नहीं मिला था, अटल जी ने कहा था ना मैं किसी पार्टी का सहयोग लूंगा, ना किसी पार्टी को तोड़ूंगा, इस्तीफा देना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे को अविश्वास यहाँ पास हो गया है, अब मैं इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूँ। यही उनका स्टेटमेंट था। और आज जोड़ तोड़ की राजनीति प्रदेश में, केंद्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, हरियाणा में, मणिपुर में, देखो तो अब चुने हुए निर्वाचित सरकार को गिनाने का षड्यंत्र मोदी और शाह के नेतृत्व में। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पार्टी को तोड़ रहे हो आप और कहते हो रीजनल पार्टी है, इन्हें हटाना है। अरे जनता ने एक बार जब 5 साल का मैंडेट दे दिया तो आप हटाने वाले कौन होते हो? मध्य प्रदेश में सौदेबाजी की सरकार बना दी। इन्हें तो लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं आती है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। और जिस तरह से हमारी राज्यों को ये अस्थिर करने में लगे हैं, विकास का काम प्रभावित हो रहा है, जनता की विकास की योजनाएं, भलाई की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, जो वर्तमान परिदृश्य है, आपको क्या लगता है कि ये चाहते क्या हैं? आपने जितने आरोप लगाए कि संविधान को नहीं मानते, सिर्फ कसम खाते हैं, देश में राजनीतिक उथल-पुथल जो शुरू है, इधर से उधर करना, विधायकों का खरीदना, तमाम आरोप हैं कांग्रेस के, ये चाहते क्या हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये इतनी अहंकारी सरकार, इतना अहंकारी नेतृत्व है, ये विपक्ष को चाहते ही नहीं है। विपक्ष चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ ईडी की जांच करवा देंगे, इनकम टैक्स की जांच करवा देंगे, उसके खिलाफ आप एक और कौन सी एजेंसी, सीबीआई को भेज देंगे। अरे ये क्रिमिनल्स के खिलाफ जांच करवाने की एजेंसियां हैं, राजनीतिक दुरुपयोग की नहीं है। आपने कहा हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, पर नहीं कर पाए 8 साल में। कांग्रेस युक्त भाजपा कर ली, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाए। अब ईडी के माध्यम से हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हो, इनकम टैक्स के माध्यम से नेताओं को परेशान कर रहे हो, और जो केस नहीं बन सकता, नेशनल हेराल्ड जिसने देश की आज़ादी की आवाज़ बुलंद करी पूरे हिंदुस्तान में, उसके एसेट्स पर इनकी नज़र है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इन एजेंसियों का मिसयूज करके आप कांग्रेस को दबा नहीं सकते। देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी ऐसे नेतृत्व को। ये तानाशाही की सरकार
ज़्यादा नहीं चलती। तानाशाह जहाँ भी है उसका इतना पतन होता है कि उसको फिर पूछने वाला भी नहीं होता। इनकी पार्टी में इनके पूछने वाले नहीं रहेंगे समय के हिसाब से। समय बड़ा बलवान, वेट एंड सी। एक आखिरी सवाल, 2019 में जिस तरह से प्रचंड जीत भाजपा को मिली, जनता को क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं या अब धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले नहीं किया? नेतृत्व पर भी कई बार सवाल खड़े हुए कांग्रेस के, तो मूल वजह क्या लगती है? और आप फिर 24 की बात कर रहे हैं, 23 की बात कर रहे हैं, सरकार 18 में भी बनी, आपके ही लोग, पार्टी के ही लोग चले गए, तो ऐसे में 23 कैसे टारगेट करेंगे और 24 लोकसभा बड़ा चुनाव, उसको कैसे टारगेट करेंगे? देखिए, परिवर्तन तो जनता का मिजाज रहता है और लोकतंत्र में परिवर्तन ही जनता की शक्ति है और परिवर्तन ही लोकतंत्र की शक्ति है। अभी तो हम 23 की बात करते हैं। 23 में हमारे राज्य में चुनाव है और जिस तरह से कमलनाथ जी ने सरकार का संचालन शुरू किया था, किसानों की मदद की योजनाएं, गरीबों की मदद की योजनाएं और गौशाला के निर्माण के काम को, गरीबों के बिजली के छोटे छोटे बिलों को माफ़ करना, उनको कर्जा माफ़ करना, ये ऐसी सब विशाल योजनाएं जो विधानसभा से अनुमोदित थी, उनको इनने एक तरफ पटक दिया, ख़त्म कर दिया। हम उनका फिर से उनको स्थापित करेंगे, जो अच्छी योजनाएं हैं उनको जारी रखेंगे और जो चूक हमसे पिछली बार हो गई, इस बार ठोक बजाकर कार्यकर्ता की राय से, जनता की राय से, कांग्रेस का संगठन की राय से टिकट देंगे। ऐसा कमलनाथ जी का हम सबको निर्देश है, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 140-150 सीटें मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए और सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनेगी। उसे ये अस्थिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, हो गया उनका गेम, हमसे धोखा हो गया, हमने धोखा खा लिया। पर उससे महत्वपूर्ण बात तो है कि धोखा किसने दिया, सौदेबाजी किसने करी, जनादेश का क्रियान्वयन नहीं होना किसने रोका, जनादेश को धूल किसने बताई। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगले चुनाव में जवाब देना होगा और उन्हें नीचा देखना पड़ेगा क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ हाथ के पंजे के साथ खड़ी होगी। तो ये हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी थे, 2 बार के सांसद रहे, वैचारिक व्यक्तित्व और राजनीति में शुचिता की बात, जिस दौर में वो चुनाव लड़ा करते थे, जिस दौर में संगठन की बात, अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व, वो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। आगे क्या परिस्थितियां मध्य प्रदेश में होंगी, देश में होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।